नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस में पर। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और तैयारी अपनी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में 2016 के फर्स्ट वीडियो कंप्लीट किया है प्रीवियस क्वेश्चन जो यूपीएससी एथिक्स के लगा रहे हैं। तो आज हमारा ये यूपीएससी एथिक्स का जो प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका सेकंड पार्ट है। और ये सिलेबस का टॉपिक है जो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं। ह्यूमन वैल्यूज, कंपैशन, एम्पैथी, जस्टिस, एथिक्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल जस्टिस, वल्नरेबल सेक्शन, एटीट्यूड एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो है इन सिलेबस के आसपास इर्द गिर्द ही घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के बाद महसूस कर पाएंगे। तो मैं चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पे हमेशा की तरह क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट है जहां पर आप हैं। आपके द्वारा किया आपके द्वारा जो योजना बनाई जाती है आसन नीति बनाई जाएगी। जो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। खनन बांध अन्य पैमाने पर परियोजना है। आवश्यक भूमि की जो जरूरत है, मतलब भूमि की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या है, बहुत सारे लोग को विस्थापित करना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन को करके विस्थापित करना पड़ेगा। जो वहां पर कई सालों से रहते आ रहे हैं या वहां के मूल निवासी, उनको विस्थापित करना पड़ेगा। और उसके विस्थापित होने के पश्चात जो उनसे भूमि ली जाएगी उसका उसके प्रति उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो मुआवजा किसी भी हालत में विस्थापित बने और लंबे समय तक जीवन यापन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई भुगतान प्रक्रिया या तो धीमी है या तो कम है भुगतान। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि भुगतान प्रक्रिया धीमी गति से होता है। किसी भी हालत में विस्थापित परिवार लंबे समय तक जीवन यापन नहीं कर सकता। इन लोगों के पास बाजार की आवश्यकता अनुसार किसी दूसरे दूसरे धंधे में लगने का कोई कौशल भी नहीं है। वे आखिरकार कम मजदूरी वाले जो प्रवासी श्रमिक बन जाते हैं। इसके अलावा वे सामुदायिक जीवन परंपरागत तरीके से अधिकांशतः समाप्त हो जाती है। भाई जो जहां पर वो हमेशा से रहते आ रहे, जो कि परंपरा थी कार्य करने जीने की, वो समाप्त हो जाती है। तो वो वीडियो को पास करके क्वेश्चन एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन को रीड करिए और उसके बाद फिर क्वेश्चन को आगे चलकर डिकोड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन यहाँ से हम पढ़ते हैं, उसका डिमांड पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? खनन बांध और अन्य पैमाने की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, यानी यहाँ पर विकास बनाम मानवाधिकार का नैतिक द्वंद दिखाई देता है। कैसे? कि आप खनन करेंगे और खनन करने के लिए जो वहां पर जंगल है, जो वहां के जीवन जीव है या वहां के जो मूल निवासी है, उनको आप स्थापित करेंगे। तो विकास और मानवाधिकार, यानी मानव अधिकार को और विकास, यानी इन दोनों में से, इन दोनों के बीच आपस में द्वंद्वता दिखाई दे रही है। यहाँ पे एथिकल डिलेमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। भूमि आदिवासी, पहाड़ी निवासी और ग्रामीण समुदायों से ली जाती है, यानी यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात आ गई। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात आ गई, समानता की बात आ गई, कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा की बात आ गई। ठीक, तो देखिए सिलेबस, आप ध्यान से सिलेबस में मैच कर रहा है। कानूनी मुआवजा दिया जाता है पर भुगतान धीमी गति से होता है। यहाँ प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता से जुड़ी नैतिक चुनौती है। आखिर देर क्यों हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ईमानदार, समय पर संवेदनशील प्रशासन की अपेक्षा की जाती है। ऐसा अपेक्षा की जाती है कि भाई प्रशासन अपना सही से कार्य करेगा। विस्थापित परिवार दीर्घकाल तक जीविका नहीं चला पाएंगे, मतलब नहीं चला पाएंगे। यह नैतिक दायित्व दर्शाता है, केवल आर्थिक मुआवजा पर्याप्त नहीं, दीर्घकाल पुनर्वास भी आवश्यक है। फिर इसके बाद क्या है कि लोगों के पास योग्य कौशल नहीं है। यहाँ क्षमता निर्माण, मानव विकास नैतिक जिम्मेदारी है ताकि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके। वे प्रवासी मजदूर बन जाते हैं और पारंपरिक जो सामुदायिक जीवन नष्ट हो जाता है। यानी सांस्कृतिक अधिकार, जो सामुदायिक पहचान थी, वो उनका समाप्त हो जाता है। यानी उनके संरक्षण से जुड़ी चुनौतियां सामने आ जाती है। कैसे? जैसे आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर बहुत सारी चीजें क्या होती है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। एक संस्कृति, वर्क कल्चर डेवलप हो जाता है वहां के परिस्थिति के अनुसार, वहां की इन्वायरमेंट के अनुसार। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हैं तो वहां पर आपका वर्क कल्चर डिफरेंट होगा। रादर देन आप अगर एक समतल भूमि या मैदानी या उपजाऊ क्षेत्र में रहते हैं तो वहां का वर्क कल्चर अलग होगा। तो सांस्कृतिक अधिकार, सामुदायिक पहचान, वो आपकी समाप्त हो जाती है। आप रहने वाले हैं प्लेन समतल क्षेत्र के, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो आप समतल क्षेत्र की संस्कृति, आपकी सामुदायिक पहचान वहां जाकर के समाप्त हो जाएगी। ये कहने का मतलब है। फिर क्या कह रहा है? विकास के लाभ उद्योगपतियों और शहरी समाज को मिलते हैं जबकि हानि गरीब को।
यानी वितरण, न्याय और न्याय संगत विकास का प्रश्न जरूर उठता है। आखिर आप जो विकास कर रहे हैं, क्या उसका वितरण सबको समान रूप से मिल रहा है? सोचने वाली बात है ना, कि आखिर विकास क्या न्याय संगत है? क्या जिसके लिए हम विकास कर रहे हैं, क्या विकास का लाभ उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिल रहा है? यह प्रश्न जरूर उठता है। अनुचित लाभ लागत का असमान वितरण, यानी यह इक्विटी, फेयरनेस, जस्टिस के सिद्धांतों की परीक्षा है। यानी क्या नीति सभी वर्गों के लिए समान रूप से न्यायपूर्ण है? ये भी सोचने वाली बात है। आपको बेहतर कंपनसेशन कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, यानी आपको ऐसी नीति बनानी है ताकि लोगों को मुआवजा भी सही मिले और उनका पुनर्वास भी हो जाए। यानी ऐसी नीति आपको बनानी है। यहाँ नीति निर्माण में कंपैशन, जस्टिस, इम्पैथी, इंक्लूसिवनेस जैसे नैतिक मूल्यों की अपेक्षा की है। यानी आप एक ऐसी नीति बनाएंगे जिसमें सहानुभूति हो, न्यायपूर्ण वितरण हो, समानुभूति हो, समावेशिता हो, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि ये संवेदनशील वर्गों से संवेदनशील वर्गों की अगर विकास के नाम पर हानि होती है तो सर्वाधिक प्रभावित वही लोग होते हैं जो आगे चल के विस्थापित हो जाते हैं। ठीक, उनका वर्क कल्चर, उनके समाज, उनकी संस्कृति समाप्त हो जाती है। चलिए, आप समस्या को कैसे सुलझाएंगे, मतलब आपको अगर ये दी जाती है जिम्मेदारी तो आप इसे कैसे करेंगे? यह नैतिक नेतृत्व नीति की नैतिकता और मानव केंद्रित विकास दृष्टिकोण को लागू करने की मांग करता है। तो आपको ऐसी नीति बनानी है जो आपके नैतिक जो नेतृत्व है उसको दर्शाता है। आपकी नीति में कितनी नैतिकता है? क्या आप अपनी नीतियों में कंपैशन, इक्विटी, जस्टिस, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिवनेस क्या शामिल कर पा रहे हैं? ऐसी नीति का निर्माण कर पा रहे हैं? तो ये आपकी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आपका दृष्टिकोण किस तरह का है। अब सिलेबस के पार्ट से जो है, सिलेबस के पार्ट से कैसे जुड़ा है, जैसे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यहाँ प्रश्न नैतिकता और मानव कल्याण के बीच यदि विकास बनाम विस्थापन एक नैतिक द्वंद्व है जहाँ आर्थिक विकास, मानव गरिमा दोनों का साथ लाना आवश्यक है। ह्यूमन वैल्यूज, कंपैशन, एम्पैथी, जस्टिस, फेयरनेस, ये तो दिखता ही है कि भी तो सहानुभूति होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, न्याय संगत पुनर्वास होना चाहिए, ये डायरेक्टली रिलेटेड है सिलेबस से। एटीट्यूड होना चाहिए, यानी नीति निर्माण का दृष्टिकोण यह तय करता है कि विकास को मानव केंद्रित रखता है या नहीं रखता, कि केवल आर्थिक दृष्टिकोण से आपने नीति का निर्माण किया है। चलिए, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य क्या है? क्या वो निष्पक्ष है? क्या पारदर्शिता है? क्या उत्तरदायी नीति बनाते हैं? मुआवजा वितरण में देरी और असमानता प्रशासनिक नैतिकता का उल्लंघन तो दर्शाता है। क्या इसका जवाबदेही अधिकारी लेंगे? ठीक है। इथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये प्रश्न गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, सोशल अकाउंटेबिलिटी की परीक्षा लेता है। क्या शासन गरीबों के प्रति उत्तरदायी है? सोशल जस्टिस और राइट्स ऑफ वल्नरेबल सेक्शन मतलब ये जिनको आप आसानी से हटा सकते हैं, जो आसानी से किसी भी चीज से प्रभावित हो जाते हैं, उसे वल्नरेबल सेक्शन होते हैं। तो आदिवासी, ग्रामीण, पहाड़ी समुदाय, समाज के कमजोर तबके, नीति में उनके अधिकारों की रक्षा करना नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, नीति बनाते समय निष्पक्षता, ईमानदारी का पालन आवश्यक है ताकि विकास का लाभ जो है न्यायपूर्ण ढंग से बांटा जा सके। ठीक है। अप्लाइड एथिक्स की बात करता है कि कैसे आप, ठीक है। अब देखिए, आप क्वेश्चंस को, आप 1 मिनट के लिए आंख मूंद करके आप क्वेश्चंस को विजुलाइज करिए। सपोज करिए आपने जो मैंने पढ़ाया था उसको आप इसको विजुलाइज करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आप नीति निर्माता हैं, आपको एक जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी ये दी गई है कि आप ऐसी नीति का निर्माण करें कि जिससे कहीं विकास कार्य अगर शुरू किया जाता है तो वहां से विस्थापित होने वाले लोगों को कैसे आप उनके प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपनाएंगे जिससे उनका पुनर्वास भी हो जाए, तो आर्थिक नुकसान भी ना हो, ठीक, उनका वर्क कल्चर भी खत्म ना हो, उनके न्यायपूर्ण वितरण भी हो। ऐसे ऐसे दृष्टिकोण के साथ आपको चलना है। आपको पूरा दृष्टिकोण मानव केंद्रित होना चाहिए, ऐसा तथाकथित आपको मान के चलना है। तो आप विजुलाइजेशन करिए। विजुलाइजेशन में क्या देखेंगे आप कि क्वेश्चन किन लोगों के अराउंड घूम रहा है।
पहला क्वेश्चन आप उसमें खुद शामिल हैं। दूसरा, सरकार भी शामिल है। तीसरा, उद्योगपति भी शामिल है। चौथा, वहां के स्थानीय निवासी लोग भी शामिल हैं। पांचवा, यही फिफ्थ क्वेश्चन है कि जो प्रवासित हुए हैं वो भी तो शामिल हैं। छठा, एक और भी आप ऐड कर सकते हैं कि एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी है, प्रेशर ग्रुप है। तो आप क्वेश्चन देखिए इन लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जब अगर क्वेश्चन इन लोग के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसका मतलब स्टेक होल्डर ये सारे लोग इसमें शामिल है। एक आप भी तो स्टेक होल्डर है, यदि आपका आपका क्या रोल है इसमें, विस्थापित परिवार का क्या रोल है? तो देखिए विस्थापित परिवार क्या है, सम्मानजनक पूर्वाग्रह। वो विस्थापित लोग क्या सोचे, आप अपने आप को महसूस करके देखिए, आप अगर वहां पर होते तो आपका सम्मान भाई आपको पुनर्वास मतलब कि आपको विस्थापित कर दे तो आप क्या चाहते हैं, आपको सम्मान मिले समाज में, आजीविका सुरक्षा, सामाजिक गरिमा हो। तो अपनी परंपरागत पहचान को बनाए रखते हुए परिस्थिति का अनुकूलन करना, आत्मनिर्भर बनना या कोई ड्यूटी है। पुनर्वास प्रयासों में सहायता देना। स्थानीय समुदाय क्या है? स्थानीय समुदाय एकता, सहयोग, सहानुभूति दिखाए। विस्थापितों को सामाजिक रूप से स्वीकारना, मदद करना, समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा, ये एक ड्यूटी है। भाई किसकी ड्यूटी है? स्थानीय समुदाय की ड्यूटी है। सरकार प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी है, ठीक है, उनका रोल क्या है? तो सरकार का न्याय संगत और मानवीय नीति का एक रोल है। नीति नीति निर्माण नीति निर्माण, मुआवजा वितरण, पुनर्वास योजना क्रियान्वयन सही तरीके से हो। समान अवसर सुनिश्चित करना, संवेदनशील शासन और जवाबदेही निभाना, ठीक? ये सरकार की जिम्मेदारी है। उद्योगपति के हिसाब से सोचिए, उद्योगपति के हिसाब से क्या है कि सामाजिक उत्तरदायी, निष्पक्ष लाभ वितरण होना चाहिए। भाई सामाजिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उद्योगपतियों की ही तो होती है, ठीक है। और आप उस जो जो भूमि अधिग्रहण के बाद सरकार जिसको बेचती है, या जिस कंपनी को वहां लाती है, तो उसके द्वारा जो वितरण किया जाएगा उसका न्यायपूर्ण वितरण होगा। परियोजना को निष्पादन सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्व को साथ करना, यानी कंपनी जो आप पर्यावरण दायित्व जो दायित्व निभाएगा उसमें पर्यावरण दायित्व को भी ध्यान में रखना, ठीक है। सिविल सोसाइटी, न्याय, पारदर्शिता, जागरूकता फैलाना, विस्थापितों की आवाज सरकार तक पहुंचाना, कमजोर वर्ग की पैरवी करना, सिविल सोसाइटी ये कर सकती है। बहुत सारी सिविल सोसाइटी करती है। नीति निर्माता, निष्पक्ष निर्णय, नैतिक नेतृत्व, संतुलित नीति बनाना जो विकास बनाम अधिकार दोनों को जोड़े, करुणा, सत्यनिष्ठा और न्याय आधारित प्रशासन। नीति निर्माता जो अधिकारी होंगे, वो अधिकारी क्या होंगे? अधिकारी से एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि वो निष्पक्ष होंगे, वो सही निर्णय लेंगे, मानव केंद्रित निर्णय होगा। उनमें क्या होगा? एक नैतिक नेतृत्व होगा, ठीक है। तो ऐसी नीतियों का निर्माण करेंगे जो मानव केंद्रित हो, जिससे विकास हो और मानवाधिकार दोनों को समान रूप से अवसर मिले। ऐसा ना हो कि विकास के नाम पर मानवाधिकार को उल्लंघन हो जाए और मानवाधिकार को बचाने के चक्कर में विकास ही रोक दिया जाए। तो दोनों का कहीं ना कहीं एक अपनी जगह अपना स्थान है, इसमें संतुलन साधना बहुत जरूरी है। समग्र रूप से समानता, संवेदनशीलता के दृष्टिकोण, विस्थापितों को सामाजिक रूप से अलग न करना, नैतिक जिम्मेदारी की हर विकास साझा हित के लिए हो, ठीक है। तो ये मोटे मोटे ये क्वेश्चन हो गया, टॉपिक हो गया। अब इसमें इथिकल्स पॉइंट है, तो इथिकल्स पॉइंट तो आप खुद से सोचिए ना, आप क्या चाहेंगे? आप क्वेश्चन क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हिडन पॉइंट कर भाई, उसमें ह्यूमन सेंट्रिक बातें हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें वल्नरेबल यानी सुभेद्य ग्रुप है, कमजोर वर्ग ग्रुप है, ठीक। फिर उसके बाद प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? प्रशासनिक जवाबदेही, पारदर्शिता। फिर उसके बाद लोग न्यायपूर्ण वितरण, ठीक है। तो ये सारी बातें उसी के आसपास घूमते हैं, यही चीज का इथिकल बेस है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं एक बार कि मानव केंद्रित होनी चाहिए, कमजोर वर्ग के अधिकारियों की रक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही, न्याय संगत प्रक्रिया, जीविका की सुरक्षा, कर्तव्य आधारित नैतिकता। जरूरी नहीं कि आपको पूरे पॉइंट याद ही हों, लेकिन कुछ पॉइंट आपको आने चाहिए। आंख मूंद करके आप इस पॉइंट को क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में आपके आ जानी चाहिए, ठीक। तो ये क्या है कि नैतिक दायित्व होना चाहिए, सांस्कृतिक अधिकार, समुदाय की पहचान होनी चाहिए, वितरणी न्याय, नैतिक समानता की बात होनी चाहिए, सहानुभूति, करुणा होनी चाहिए, ठीक है, नैतिक नेतृत्व, फेयरनेस, इक्विटी, जस्टिस, जवाबदेही, संवेदनशीलता, व्यवहारिक नैतिकता की बात होनी चाहिए। ये सारे इथिकल हिडन पॉइंट है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में दिया है, सहानुभूति, जवाबदेही, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय की बात, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस का हम आंसर बताएं कि इंट्रोडक्शन कैसे लेंगे, उसका बॉडी पार्ट क्या लिखेंगे, या केस स्टडी उन परिस्थितियों को उजागर करती है
उन परिस्थितियों को उजागर करती है जो बड़े पैमाने की परियोजना जैसे खनन, बांध, औद्योगिक विकास की भूमि अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप आदिवासी, ग्रामीण और वंचित समुदायों को अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ता है। मुआवजा या तो अपर्याप्त होता है या बहुत विलंब से मिलता है, जिससे वे समुदाय अपनी आजीविका और सामाजिक पहचान खो बैठते हैं। विकास के लाभ उद्योगों शहरी वर्ग को मिलते हैं, उसका लाभ उसकी जो कीमत है वो गरीब असहाय लोग चुकाते हैं। ये लाभ और हानि का अन्यायपूर्ण वितरण नैतिक दृष्टि से अनुचित। ये इंट्रो का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में इंट्रो का पार्ट लिखते तो आप ऐसे लिखेंगे। चले मुख्य भाग देखिए। विस्थापित व्यक्तियों के लिए मुआवजा पुनर्वास नीति बनाना केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानव केंद्रित और नैतिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण की मांग करता है। बेहतर कंपनसेशन यानी बेहतर मुआवजा और पुनर्वास नीति के मुख्य तत्व निम्नलिखित हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं भाई? आपने नीति बनाई तो क्या होगा? एक तो मानव केंद्रित होना चाहिए, मुआवजा समय पे मिलना चाहिए, उनको कौशल विकास रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, वैकल्पिक आजीविका की उपलब्धता करानी चाहिए, सामाजिक अवसंरचना का विकास करना चाहिए, भागीदारी आधारित निर्णय निर्माण यानी कोई भी निर्णय सरकार या सिविल सोसाइटी किसी भी तरह का निर्णय लेती है जो कहीं ना कहीं लोगों को बड़े लेवल पे बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है, तो वहां पर उनको भी शामिल करना चाहिए जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका निर्णय बेहतर होगा। पूरा परफेक्ट नहीं बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कंक्लूजन यानी ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर लोगों को कम से कम ही नुकसान होगा। ठीक। तो उन लोगों को यानी उन लोगों को जो भागीदारी है उन लोगों को उस निर्णय निर्माण में करना ही चाहिए। पर्यावरणीय संरक्षण को भी ध्यान रखना है, निगरानी एवं मूल्य तंत्र, मूल्यांकन तंत्र यानी इन चीजों को आप पॉइंट में अपने जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसमें आप इन पॉइंट को ऐड करेंगे। कैसे आपको मानव केंद्रित निर्णय लेने हैं, पर्यावरण को भी ध्यान देना है, सामुदायिक भागीदारी भी दिलानी है निर्णय निर्माण में, सामाजिक न्यायपूर्ण वितरण भी होना है, मुआवजा भी समय में मिला, ये सारी बातें एक आपके जो आपको जिम्मेदारी सौंपी है उसमें होनी चाहिए। ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या है? यदि इन तत्वों का मुआवजा सह पुनर्वास नीति में समाहित किया जाए तो यह न केवल लागत लाभ के असमान वितरण को सुधार सकेगी बल्कि विस्थापित व्यक्तियों को गरिमापूर्ण और सतत जीवन पुनर्निर्माण का भी अवसर प्रदान करेगी। इस प्रकार यह नीति विकास को नैतिक न्यायसंगत मानव केंद्रित दिशा में ले जाएगी। ठीक। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने इस चीज को इस क्वेश्चन को एंजॉय भी किया होगा और काफी चीजें आपने सीखी होंगी। विजुअलाइजेशन टेक्निक जितना अच्छा आप कर लेंगे कि प्रैक्टिस से ही आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप आ जाएगा। मैं मेरे साथ आप बस प्रैक्टिस करते ही ऑटोमेटिक आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम कल आते हैं। इसका थर्ड वीडियो 2016 कर रहे हैं। 2016 का थर्ड वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट पे अपलोड करेंगे। धन्यवाद।